बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राजा जुनैद। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी और हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि दो हमारे पास जो हैं वो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने सपोज करके और हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास अगर इनके दरमियान में कोई चार्ज मौजूद है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर इस चार्ज को मूव करवाएं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वही जो वर्क है वो हम लोगों ने जब उसकी इक्वेशन को हम लोगों ने डिराइव किया तो हम लोगों को लास्ट में जाके ये इक्वेशन नजर आई कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी, ठीक है। और ये जो डेल्टा वी था ये हम लोगों ने कहा था कि इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल का, या अगर दूसरे अल्फाज में हम लोग बोलें तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो डेल साइन है वो हम लोगों को डिफरेंस शो कर रहा है यहाँ पे। तो फिर हम लोगों ने फिर इसका यूनिट डिफाइन किया था और वो यूनिट था आप लोगों के पास वोल्ट। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आप लोगों के पास हम लोगों ने कहा था कि डेल्टा वी जो है वो आप लोगों के पास इक्वल होती है W डिवाइडेड बाय Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब जो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे हम लोगों ने कहा था 1 वोल्ट वो है कि जब आप लोगों के पास 1 कूलम चार्ज हो और उस पे आप लोग 1 जूल ऑफ वर्क डन करें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिस पॉइंट ए से जिस पॉइंट बी की तरफ आप लोगों ने मूव किया और 1 जूल ऑफ वर्क डन किया 1 कूलम चार्ज पे, तो उस टाइम पे जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप लोगों के पास है 1 वोल्ट का। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। आज इसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाते हैं और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो देखते हैं जिसके अंदर हम लोग मजीद इसको आगे डिस्कस कर सकें और इस फार्मूले को एक्सपेंड कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल से कैसे डिफरेंट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस से ये इसका क्या है। तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ और डायग्राम की मदद से और एग्जांपल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में इसकी काफ़ी लेंथी डेरिवेशन है तो मेरी कोशिश यही होगी कि उस डेरिवेशन को मैं आज के लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग अभी कंसिडर करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स चार्ज मौजूद है जिसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है पॉजिटिव, ठीक है। और इसी से मेरे पास एक सर्टेन डिस्टेंस पे, जो इनफाइनाइट कोई डिस्टेंस हो सकता है, उधर दूर मेरे पास एक चार्ज मौजूद है, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, और ये उस टाइम पे प्लस क्यू चार्ज जो मेरे पास मौजूद है ये है पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। और इसको हम लोगों ने मूव करवा के, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है बी, इस तक लेके आना है, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस इतना बड़ा है ए से लेके बी तक कि इसके दरमियान हमारे पास पैदा होने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी एक दूसरे से डिफर कर रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज की बना लूँ तो वो कुछ ऐसे बनेगी, जैसे ये अभी मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ये कुछ ऐसे बन जाएंगी, ठीक है। अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेके आना है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ है। इसका मतलब है इस चार्ज को हम लोगों ने मूव करवाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये यहां पे चार्ज को जो हम लोग मूव करवाएंगे वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब इसको हम लोगों ने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। अब जब अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो वहां पे वो वर्क डन इन फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। मगर यहां पे पहले वाले केस में जहां पे हम लोगों ने दो प्लेट्स के दरमियान चार्ज को देखा था उससे डिफरेंट इस तरह से है कि यहां पे डिस्टेंस इनफाइनाइट है। अब उसके लिए हम लोगों ने अगर हम लोगों ने चार्ज को मूव करवाना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये ए से बी तक जो डिस्टेंस है इससे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि मैं कह देता हूं ये हो गया 1,
इसके आगे जो है वो हो गया 2, इसके आगे जो है वो हो गया 3, और इसी तरह इसके दरमियान बहुत से पार्ट चलते चलते आप लोगों के पास यहाँ तक पहुँच जाएँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा n, ठीक है। यानी कि 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 चलते 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 n-1 और फिर n और फिर लास्ट में b आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने चार्ज को मूव करवाना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कि अगर मैं a से b की तरफ, अब ज़रा बात को गौर से समझना है, मैं a से b की तरफ, तो हम लोग चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट a to 1, तो a to 1 आएंगे, ठीक है। और ये स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या रीज़न है? स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने का रीज़न ये है कि ये पार्ट्स छोटे छोटे एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि अगर a पे और 1 पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उनके दरमियान में कोई डिफरेंस भी हमें महसूस नहीं होगा। इसलिए इस पूरे पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड इसलिए करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर कोई फर्क भी हमें महसूस न हो, और अगर वो फर्क हो भी तो वो बहुत ज्यादा कम होगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पहले से निकाली हुई है, हम लोग पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और वो थी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन निकाली थी, और इसे मैं नाम दे देता हूं 1 का। अब देखें यहां पे जरा जो चीज गौर करने की है वो ये है कि हमारे पास यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी कि इनवर्स स्क्वायर ला यहां पे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो आर स्क्वायर वाली टर्म है, यहां पे ये जो आर हम लोग लेंगे a से 1 तक, ये हम लोग एवरेज लेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर का हमारे पास क्या होगा? एवरेज, ठीक है। और इसको अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसे मैं लिख सकता हूं ना 1 डिवाइडेड बाय आर एवरेज, ठीक है। और इसी तरह अगर इसे मैं मजीद और लिखूं तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरे पास यहां पे इससे लेके यहां तक a तक जो डिस्टेंस है 1 डिवाइडेड बाय आर ए, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है 1 तक, ये हो जाएगा R1। देखें यहां इस चार्ज से लेके अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन बना लेता हूं, पहले चलें यहां से ऐसे सीधी लाइन बना ली, अब यहां से लेके इधर तक A पॉइंट तक, इधर तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आ गया मेरे पास यहां तक, ये कहलाएगा RA, जो कि मैंने यहां नीचे लिख लिया। अब ये जो 1 है इस तक यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा R1, और इसी तरह 2 के लिए R2, 3 के लिए R3, करते करते n के लिए Rn और b के लिए Rb, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने ये लिख लिया। अच्छा जी, अब इस वैल्यू को उठा के 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर वाली जगह पे अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कुछ मेरे पास ट्रांसफॉर्म होके ऐसे बन जाएगी, E इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय RA इंटू R1। सही हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास किसके लिए? जब RA और R1 के डिस्टेंस के लिए, यानी कि इस डिस्टेंस के लिए, ये जो यहां पे दरमियान में ये जगह आ रही थी, ठीक है। तो यहां पे आर स्क्वायर का एवरेज हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन ए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब मैंने वर्क डन मालूम करना है फ्रॉम, वर्क डन मालूम करना है फ्रॉम A to 1, यानी कि यू पर जो डायग्राम बनी हुई है इसमें A पॉइंट से लेके 1 तक मैंने जो वर्क डन किया है वो मालूम करना है। तो डिस्टेंस छोटा सा है तो ऑब्वियसली जो वर्क डन होगा वो भी छोटा सा होगा, लिहाजा से मैं डेल से लिखता हूं और ये हो जाएगा W A और एरो डाल के 1, यानी कि A से 1 की तरफ वर्क डन किया, ठीक है। और वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा F डॉट डी के, सही, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे जो फोर्स है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिखनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता है जनरल अगर उसकी फॉर्म लिखें तो वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज।
चार्ज को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूं तो फोर्स मेरे पास आ जाएगी E इंटू क्यू। सही है, तो अब इस इक्वेशन को उठा के मैंने यहां F की जगह पे लिख लेना है। तो ये हो जाएगा E क्यू, और ये जो डिस्टेंस ये मेरे पास है ये D, ये यहाँ पे D जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे नीचे प्रोसीड कर लूँ इधर और इधर, ये जो एक छोटा सा डिस्टेंस बन रहा है ये डेल्टा R इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करूँ तो मैं लिख लेता हूँ D इज इक्वल टू डेल R। तो F की जगह पे E क्यू आ गया और इसकी जगह पे मेरे पास आ जाएगा डेल R, और ये डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों का। ठीक है, अब जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा E क्यू डेल R कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के पास इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो यानी कि एक चीज इस डायरेक्शन में है और एक चीज इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन में हम लोगों ने अगर एंगल निकालना है तो एंगल हम लोगों के पास कितना निकलेगा 180। ठीक है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान एंगल है 180। अब यही जो वर्क डन है फ्रॉम A टू 1, इसके लिए यहां पे 180 की वैल्यू पुट करें तो यह आ जाए E क्यू डेल R कॉज ऑफ 180 डिग्री, और हमें पता है जो कॉज ऑफ 180 डिग्री है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल W फ्रॉम A टू 1 विल बी इक्वल टू E क्यू डेल R इंटू -1, और इस -1 को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेल W A टू 1 विल बी इक्वल टू -E क्यू डेल R। अब E की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं ना, और वो इक्वेशन हमें पता है ऑलरेडी, उसकी वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर लेते हैं। और उसकी वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो क्या होगा, देखें कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर A, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को उठा के यहां नीचे E की जगह पे रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम A टू 1 विल बी इक्वल टू, तो E की वैल्यू अभी हम लोगों ने ऊपर क्या निकाली थी, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, तो यहां पे ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय RA इंटू R1। तो ये था ना, तो इसको यहां पे रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय RA R1, ये ब्रैकेट भी आ गया, यहां पे आ जाएगा Q और यहां पे आ जाएगा डेल R। अब ये डेल R की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, तो जरा डेल R की वैल्यू हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास कैसे निकलने वाली है। अब देखें यहां से हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, ये वाली, और हम लोग डिस्टेंस यहां से इस तरफ आ रहे हैं। तो यानी कि फाइनल हमारे पास डेस्टिनेशन है R1 की और इनिशियल हमारे पास क्या है RA। तो फाइनल में से इनिशियल को हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस, यानी कि डेल R जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा R1 माइनस RA। और ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, ये जब हम लोग A से 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे डेल R की जगह पे इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ये हो जाएगा डेल W A टू 1 विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय RA R1 इंटू Q इंटू R1 माइनस RA। ठीक हो गया। अब इस Q को मैं पहले लिख लेता हूं, यहां पे Q को इसको पहले लिख लेता हूं, बल्कि ऐसे करते हैं इस Q को इस बड़े Q के साथ जो है कैपिटल Q के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा डेल W फ्रॉम A टू 1 विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और ये वाली जो दो टर्म्स है इन्हें ऊपर नीचे लिख लेते हैं, यानी कि मैं ऐसे लिख लूं R1 माइनस RA डिवाइडेड बाय RA R1। ठीक है, अब एक काम करते हैं जी, ये जो ऊपर वाली टर्म है, ये जो ऊपर वाली टर्म है मैं यहां साइड पे लिख लेता हूं, ये जो ऊपर वाली टर्म है R1 माइनस RA। ठीक है, इसमें से अगर माइनस को मैं कॉमन निकालूं, माइनस को बाहर, तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस R1 प्लस RA, और इसे अगर मैं फिर अरेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा RA माइनस R1।
तो मैं लिख सकता हूं ना, माइनस को दोबारा से मल्टीप्लाई करें, यही चीज दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अगर माइनस को मैं कॉमन लेता हूं, देखते हैं फिर क्या होता है। डेल डब्ल्यू फ्रॉम a to 1 विल बी इक्वल टू माइनस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू। ठीक है, और माइनस को यहां पे अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर ए माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर ए आर वन। ये माइनस और ये माइनस क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस हम लोगों के पास हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू फ्रॉम a to 1 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू। ठीक है, माइनस माइनस एक दूसरे से खत्म हो गए, तो ये हो जाएगा आर ए माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर ए आर वन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पे ये जो टर्म है नीचे आर ए आर वन, इसको अलग अलग इन दोनों पे डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू फ्रॉम a to 1 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू। ठीक है, और पहले लिख लेते हैं उसे और फिर आर ए माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर ए आर वन। ठीक है, अब इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू फ्रॉम a to 1 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर ए, इसके नीचे आ जाएगा आर ए आर वन माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर ए आर वन। ठीक है, तो ये आर ए इस आर ए के साथ कैंसिल, आर वन इस आर वन के साथ कैंसिल, तो रिड्यूस होके हमारे पास आ जाएगा डेल डब्ल्यू फ्रॉम a to 1 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू 1 डिवाइडेड बाय आर वन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर ए। ठीक है, और अगर इसे भी ब्रैकेट में लिख लें तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर बी का। अब जरा इस इक्वेशन के ऊपर गौर करते हैं कि ये इक्वेशन हमें बता क्या रही है, यानी कि इस इक्वेशन का फिजिकल क्या मतलब है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये इक्वेशन जो है ये हमें बता रही है कि जो वर्क डन हम लोग ए पॉइंट से 1 की तरफ आने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड था, ये वो डेल डब्ल्यू फ्रॉम a to 1 है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दरमियान में जो आप लोगों के पास परमिटिविटी फ्री स्पेस की है वो, और इन दोनों के दरमियान जो आप लोगों के पास डिस्टेंस है, यानी कि यहां पे सोर्स चार्ज मौजूद है तो उससे ये वाला जो डिस्टेंस है ये रहेगा r1 और जो दूसरा डिस्टेंस है ये रहेगा ra। तो 1 डिवाइड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ra, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हर एक में हम लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी कि इसके बाद वाले केसेस में हमारे पास कैसे होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास था पॉइंट ए था, फिर उसके बाद पॉइंट था 1, अब उसके बाद था पॉइंट 2, तो ए से 1 तक तो आ गए। अब 1 से जब 2 के लिए आएंगे तो यही इक्वेशन जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी W फ्रॉम 1 to 2। अब a से 1 हो गया, 1 से 2 आ रहे हैं, तो यही हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू। अब देखें, मैंने क्या कहा था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल था और ये इनिशियल था। अब 1 से 2 पे आना है तो फाइनल 2 है और इनिशियल क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1। और इसी तरह अगर मैं 3 के लिए भी चलें लिख लेता हूं, 2 to 3 लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। तो अब 2 से जब 3 की तरफ आएंगे ना तो 3 फाइनल हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, इनिशियल। तो 1 डिवाइडेड बाय r3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय r3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2। और चलते जाएं इसी तरह आगे और करते करते हम लोग फॉर एग्जांपल पहुंच गए हैं n पे और b पे।
तो यानी कि अब n से किधर मूव करना है, b की तरफ मूव करना है, तो ये पॉइंट b आ गया। तो अब इसी तरह दरमियान में इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे और इनफाइनाइट वर्क डन भी आएंगे। तो लिहाजा अब मैं लिखता हूं डेल w फ्रॉम n टू b, ठीक है, और वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q 1 माइनस फाइनल कौन सा है, RB, ठीक है, और इनिशियल हमारे पास कौन सा है, RN। तो यहां तक हमारे पास ये जितनी इक्वेशंस भी हैं वो हम लोगों ने सारे स्टेप्स के लिए लिख ली जो हमारे पास आ रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि सारे स्टेप्स के लिए हम लोगों ने जो R1 डिवाइड बाय R1 टू A यानी कि A टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3 एंड N टू B, इनके लिए सब के लिए वर्क डन निकाल लिया। अच्छा, अब हम लोगों ने टोटल वर्क डन निकालना है ना, और टोटल वर्क डन हमारे पास क्या होगा अगर मैं वो वर्क डन लिखना चाहूं, तो टोटल वर्क डन जो है वो डेल W होगा फ्रॉम A टू B। देखें हम लोग कहां से आ रहे थे, A से B की तरफ आ रहे थे मगर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में। तो अब हम लोगों ने टोटल वर्क डन निकालना है, तो वो सिंपली हो जाएगा डेल W फ्रॉम A टू 1 प्लस डेल W फ्रॉम 1 टू 2 प्लस डेल W फ्रॉम 2 टू 3 अप टू सो ऑन करते करते डेल W फ्रॉम N टू B। अब जरा इनकी वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हो जाएगा डेल W फ्रॉम A टू B। तो यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, ठीक है, और यहां पे उसके साथ आ रहा था 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय RA, ठीक है, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, और इसके साथ फिर हमारे पास आ रहा था 1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1। और इसी तरह अगर चलते जाएं आगे तो इसके लिए जो n से b तक है वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q 1 डिवाइडेड बाय RB माइनस 1 डिवाइडेड बाय RN, ठीक है। अब जरा इन सारे चीजों पे गौर करें तो यहां पे जो हमारे पास एक चीज कॉमन है वो ये वाला फैक्टर है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q। यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी जो टर्म्स आएंगी उनमें भी मौजूद है, और चलते चलते लास्ट टर्म। तो लिहाजा इसे अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्योंकि अब ये हम फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसे मैं रेड से लिखूंगा। तो ये हो जाएगा डेल W फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q। तो ये हम लोगों ने किधर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब अंदर जो टर्म्स बचती है ना उन्हें एज इट इज मैंने लिखना है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस माइनस, चलें मैं इसे रब कर लेता हूं, माइनस 1 डिवाइडेड बाय RA, ठीक है, फिर यहां पे प्लस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। फिर आगे चलते जाएं, इसके अगली जो टर्म आएगी फॉर एग्जांपल अगर वो मैं लिखूं तो वो आ जाएगी मेरे पास प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2, और इसी तरह आगे चलते जाएं तो हमारे पास टर्म आएगी 1 डिवाइडेड बाय RB माइनस 1 डिवाइडेड बाय RN। अब जरा यहां पे एक चीज गौर करने की है, वो देखें, अभी देखें माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R1 के साथ कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस जो है वो कैंसिल हो जाएगा 1 डिवाइडेड माइनस 1 डिवाइड बाय R2। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय R3 इसके आगे जो टर्म्स मौजूद है उनके साथ कैंसिल होती जाएंगी, और करते करते जो आप लोगों के पास माइनस 1 डिवाइड बाय RN वाली टर्म है ये भी कैंसिल हो जाएगी इससे जो प्रीवियस टर्म आ रही होगी उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे ये इनिशियल बन रही है तो वहां पे वो फाइनल होगी तो वो प्लस में होगी तो वो इसके साथ। तो जितनी भी टर्म्स यहाँ पे हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट, सवाए कौन सी टर्म के, एक है टर्म हम लोगों के पास 1 डिवाइड बाय RA और 1 डिवाइड बाय RB, क्योंकि ये दो टर्म्स इस पूरे डिस्टेंस में कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही।
बाकी जितनी टर्म्स भी हैं ए और बी के दरमियान वो रिपीट हो रही हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर R1 वाली टर्म पहले अगर फाइनल है तो फिर बाद में वो इनिशियल बन जाती है। इसी तरह सारी टर्म्स जो हैं जो फाइनल हैं वो इनिशियल बनती हैं, फाइनल इनिशियल बनती है, मगर ए और बी जो है वो आप लोगों के पास ए जो है वो इनिशियल था, बी जो है वो फाइनल था, तो वो कभी भी चेंज नहीं होंगी, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं हो रही। रिड्यूस होके हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू। अब कौन सी टर्म रहेगी? -1 डिवाइड बाय आर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर बी। और ऐसे अगर इसे प्लस को पहले लिखूं अरेंज करके तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर ए। और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन स्टार का, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अच्छा, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी है 2-3 मिनट, मगर ये बताना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर ये लेक्चर बिल्कुल इनकम्प्लीट हो जाएगा। और अगले लेक्चर जो इसके बाद आ रहा है वो है भी कैपेसिटर्स के साथ और बाकी चीज़ों के साथ, तो लिहाजा ये उसके साथ लिंक नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसको यहाँ पे ही बताना ज़रूरी है। अब देखें, जो मेरे पास सोर्स चार्ज था उसके करीब पॉइंट था बी, और फिर उसके दरमियान में बहुत सारे पॉइंट थे और दूर एक पॉइंट था ए। अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी कि आर ए जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी है, बहुत ही दूर कोई पॉइंट है, तो यही इक्वेशन जो है वो मेरे पास क्या बनेगी, जरा उसे को देखते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि अब हम लोगों ने इन्फिनिटी से उठा के बी तक लेके आना है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू बी। और ये इक्वेशन बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब आर ए का डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। और हमें पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो अब ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 1 डिवाइडेड बाय आर बी। और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, इससे मैं डबल स्टार कह देता हूं। ये जो सिंगल स्टार है वो इक्वेशन हमें बताती है कोई भी हमारे पास डिस्टेंस है इन्फिनिटी के अलावा, मगर है वो काफी बड़ा डिस्टेंस, तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। जबकि अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस है तो उसके लिए हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज करने वाले हैं, यानी कि अगर बहुत ही दूर से किसी चार्ज को हम लोग किसी सोर्स चार्ज के करीब मूव करवा रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोगों के पास जो रिजल्ट आने वाला है वो 1 डिवाइडेड बाय आर बी वाले फैक्टर्स के साथ ही आएगा, उससे ज्यादा कोई रिजल्ट भी मौजूद नहीं हो सकता या उससे कम रिजल्ट मौजूद नहीं हो सकता इन्फिनिटी के केस में। तो ये थी हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। सवाल एक पैदा होता है जो कि डिस्कस करना जरूरी है, वो ये है कि यहां पे हम लोग कूलम्स लॉ की मदद क्यों नहीं ले सकते। कूलम्स लॉ की मदद इसलिए नहीं ले सकते कि यहां पे जो इन्फिनिटी वाला केस है, तो कूलम्स लॉ को जब हम लोग देखते हैं तो वहां पे अगर मैं कूलम्स लॉ को फॉर एग्जांपल लिखता हूं तो वो हमारे पास आएगा F इजिकल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां पे अगर सिंपली मैं r की वैल्यू पुट करूंगा तो r अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये तो मेरे पास वैल्यू को 0 कर देगा। अब हम लोग तो वर्क डन करके उसको सोर्स चार्ज के करीब ला रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि हम अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वर्क डन महसूस हो रहा है। अब वर्क डन महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग एनर्जी जाया कर रहे हैं और वर्क डन हो रहा भी है। मगर अगर कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो वहां पे कूलम्स लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, क्योंकि वो वर्क डन किसकी इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वो तो फोर्स को ही क्या कर रहा है? 0। अब फोर्स अगर 0 है तो उसका मतलब ये हो गया वर्क डन 0 है, जो कि फिजिकली हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते। इसी वजह से ये कहा जाता है कि कूलम्स लॉ को जो है वो हम लोग स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए नहीं यूज करते। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने बात स्टार्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से, यानी कि अगर हम लोगों के पास कोई भी सोर्स चार्ज मौजूद है तो उसके करीब कोई अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज है तो उसको हमने उसके करीब लेके आना है। तो उसके दरमियान में हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर किए।
हर एक के लिए हम लोगों ने दूसरे स्टेप में क्या किया, डेल डब्ल्यू मालूम किया। जब डेल डब्ल्यू मालूम कर लिया तो फिर उसके बाद हम लोगों ने हर एक डेल डब्ल्यू के लिए हम लोगों ने डब्ल्यू नेट निकाला जो कि ए से बी की तरफ था। अब ए से बी की तरफ जो था उसको हम लोगों ने सारों को ऐड किया। जब ऐड किया तो हमें यह नजर आया कि 1 वाली जितनी भी इस तरह की टर्म्स आ रही थी जो इनिशियल और फाइनल में थी, तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही थी, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रही थी। यानी कि एक अगर माइनस था तो दूसरा आप लोगों के पास प्लस था, तो वो सारी टर्म्स कैंसिल हो रही थी। और लास्ट में चल के जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने यही डब्ल्यू नेट जो है वो इन्फिनिटी से पॉइंट बी की तरफ मालूम किया, जो कि हमें कुछ 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर बी की फॉर्म में नजर आया। यानी कि हम लोगों के पास जो भी चार्ज है उसको जब हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से टू नॉन डिस्टेंस लेके आएंगे तो वो आप लोगों के पास सबसे बड़ा फैक्टर सिर्फ यही आएगा, इससे स्मॉल या इससे लार्ज फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। कूलम्स लॉ को क्यों नहीं अप्लाई करते वो भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप लोगों ने क्या करना है, यही जो होमवर्क है वो यही सारी डेरिवेशन विद डायग्राम एंड विद एक्सप्लेनेशन अपने अल्फाज में लिख के मुझे सबमिट करवाना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।